Welcome students, here is Rahul from Stanberry School. Student, today we are going to discuss practice set number 6 of GMB entrance examination means जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। स्पेशली सेट के हम मैथ्स पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं जैसा कि यहाँ पे जो सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा सेंस यूज करते हुए इनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो आपका प्रॉब्लम है इसमें इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट ये सब देखा गया है बार बार कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके हेल्प के लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो आपका हम मैथ्स पोर्शन ही चेक करेंगे इसमें। अब यहाँ पे आप जानते हो 1 to 40 है, 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण के दिए जाते हैं। आप थोड़ा सा एमसीक्यू करते हुए करेंगे इसको, और देन आफ्टर आपका मैथ्स आता है, और फिर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो आप वहां पे सारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना नहीं चाहिए, बट मैथ स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे विदाउट कॉन्सेप्ट आप मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से इस वीडियो को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लिया जाए, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या दिया गया स्टूडेंट, एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है। एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है, और कह रहे हैं यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जलाया जाता है तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा। एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक दिन में कितना तेल जलाया जाता है ये निकाल लेते हैं। फिर एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। उस 365 को क्या करेंगे, एक दिन में जितना तेल खर्च होता है उस तेल खर्च को 365 से गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट है एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में लगता है। भाई 1 घंटे में लीटर जो कंजप्शन है उस लैंप के द्वारा तेल का कितना है, भाई यहाँ पे दिखाया गया 12 लीटर। कितना दिखाया गया है, 12 लीटर। ठीक है, 1 घंटे में 12 लीटर कंजप्शन है। 1 घंटे में कितना है, 12 लीटर। ठीक है, 1 घंटे में 12 लीटर है यहाँ पे कंजप्शन। अब देख पा रहे हो 1 घंटे में कंजप्शन जो है कितना है, 12 लीटर। और एक दिन में कितने घंटे लैंप यूज किया जाता है, वहां पे क्वेश्चन में दिया गया था 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितना यूज होगा भाई, 4 घंटे में आपका जो लैंप में खर्च होगा तेल वो कितना होगा, 12 गुणे 4 यानी 1 घंटे में अगर 12 तो इसमें 12 गुणे 4 यानी 48 लीटर। क्या आ जाएगा, 48 लीटर तेल खर्च होगा एक दिन। और ये एक दिन में यदि एक दिन में 4 घंटे यूज किए जाते हैं, 4 घंटे यूज किए जाते हैं तो कितना तेल लगता है, 48 लीटर। कितना, 48 लीटर, 48 लीटर। ठीक है, इस प्रकार एक साधारण वर्ष में आप जानते हैं साधारण वर्ष में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं यानी कितने दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक होता है लीप ईयर यानी लीप वर्ष होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, दिनों या तेल का खर्च। एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या किससे क्या मतलब में हम तेल खर्च डायरेक्ट निकालते हैं ना। एक साधारण वर्ष में तेल खर्च अब देखिए तेल का कितना खर्च आएगा, 365 दिन होते हैं और एक दिन में 48 लीटर तेल खर्च होता है। तो इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 48 5 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 48 5 कितना होता है भाई, 48 5 8 5 40 एंड 4 5 20, 240 कितना होगा, 240 के जीरो कर देंगे। 240 के जीरो कर देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड कैरी कितना होगा, 24। देन आफ्टर 48 6 भाई 48 6 कितना होता है, 8 6 48
और 4 6 24, कुल मिला के 288 कितना आ जाएगा 240 और 48 288, 288 और 24 कितना हो गया भाई 24 312 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना आएगा 312 के 2 31, यहाँ पे हासिल आ जाएगा निकारी। 48 तिया कितना होता है भाई 48 तिया हमारे अकॉर्डिंग तो होता है 144, करके देख लेना 144 ही आता ना, 48 का 3 से गुणा कर दे तो 144 हो जाएगा। और ये 31, 144 और 31 कितना होता है 175, कितना आएगा 175, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा 17,520 लीटर। कितना यूज होता है एक साधारण में, अगर इस रेट के अकॉर्डिंग तेल खर्च होता है तो इसका मतलब यहाँ पे 17,520 लीटर तेल पूरे एक साधारण वर्ष में खर्च होगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी मैच कर रहा है इसके साथ, देखते हैं। हाँ, 17,520 हमारा आंसर आया था, जिसमें ये ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करा। एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 42 की, जिसमें दिया क्या गया है, नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दिया गया है यहाँ पे और हमें क्या करना है, ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के थ्रू ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, चित्र के माध्यम से। इसमें क्या दिया गया, नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय में ये स्टार, एक स्टार जो स्केलिंग की गई है यहाँ पे 10 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये कितने पुस्तकों को दिखा रहा है, 10 पुस्तकों को दिखा रहा है। अब देखते हैं कि अलग अलग विषयों की कितनी पुस्तकें यहाँ पे रखी गई या दिखाई गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले नंबर फाइंड करेंगे, तो काउंट करना पड़ेगा हमें स्टार स्कोर में। यानी यहाँ पे देखते हैं, पिक्चर्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने यहाँ पे 6 स्टार थे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, बिकॉज एक स्टार जो है वो 10 पुस्तकों को दिखा रहा है, तो 6 गुणे 10 यानी 60 पुस्तकें हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी पुस्तकें, 60 पुस्तकें, 60 बुक्स हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखते हैं संस्कृत के कितने भाई, संस्कृत के 3 स्टार यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 हो जाएगा। ऐसे अंग्रेजी के कितने स्टार है यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40, क्या हो जाएगा 40। देन आफ्टर अब क्या करना है, गणित के कितने स्टार, सेम एज 2 स्टार है, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20। ओके, बात आती है इतिहास, सबसे ज्यादा स्टार इसी में है, आप देख पा रहे हो ना, सबसे ज्यादा स्टार इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। कितने हैं 10, यानी इतिहास में भी, इतिहास की बात कर ले तो 10 गुणे 10, बिकॉज एक स्टार 10 पुस्तकों को दिखा रहा है, तो इतिहास में 10 गुणे 10 यानी 100 पुस्तकें। कितनी पुस्तकें, इतिहास की 100 पुस्तकें। चलिए अब हमें क्या क्वेश्चन आज किया गया है, क्वेश्चन में जो आज किया गया है उसे देखते हैं। ओके, इन्होंने कहा है, ओ नो, थोड़ा सा, चलिए ठीक है, फिर से मुझे लग रहा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, स्टार्स के अकॉर्डिंग हमने किया था, थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात, यहाँ से स्टार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 स्टार्ट ऑन 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने स्टार थे भाई, कितने स्टार है यहाँ पे, एक स्टार 10 पुस्तकों को दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे 60 आ जाएगा। देन आफ्टर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, यही तो किया था अभी हमने 30, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 40, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 20, ये आपने किया था। यहाँ पे 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100, कितना 100, 100 पुस्तकें इतिहास की हैं। क्वेश्चन क्या किया गया है 42 नंबर में, 42 नंबर में, सबसे अधिक सबसे कम, सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच क्या अंतर है। सबसे अधिक तथा सबसे कम, अब सबसे अधिक कौन सी पुस्तक है इसमें, आप देख पा रहे हो स्टार, सबसे अधिक इतिहास की बुकें हैं, यानी इतिहास की पुस्तक है सबसे ज्यादा 100, और सबसे कम
सबसे कम है आपकी गणित की, कितनी है 20, इन दोनों का अंतर, तो सबसे अधिक है इतिहास की जो 100 है और सबसे कम गणित की है जो 20 है, दोनों का अंतर मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, कितना आएगा 80, 80। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू को चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या दिया गया है? 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? भाई लिखा क्या जाना, आप जानते हो इसको वर्ड फॉर्म में दिया गया है, न्यूमेरल फॉर्म में, इसको क्लास 6 और 4th में स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 5,09,408 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप जानते हो इसके अकॉर्डिंग पीरियड की नॉलेज होनी चाहिए। पीरियड क्या होता है? फर्स्ट पीरियड होता है 1 पीरियड, जिसमें आपके जो डिजिट लाई करते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं 1, 10, 100। और सेकेंड पीरियड किसका होता है? 1000 का होता है, जिसमें जो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं 1000, 10,000। ऐसे लाख का भी 2 डिजिट का 2 यूनिट्स का लाख पीरियड होता है। ऐसे आपका करोड़ 2 यूनिट्स का होता है। फर्स्ट पीरियड जो होता है वही 3 डिजिट का होता है, यानी जो फर्स्ट पीरियड होता है वही क्या होता है 3 डिजिट का होता है ना, जिसमें आप राइट क्या करते हैं 1, 10, 100। बाकी 1000 में तो होता है 1000, 10,000। देन आफ्टर क्या होता है लाख, 10 लाख। देन आफ्टर क्या होता है करोड़, 10 करोड़। यही तो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि भारतीय पद्धति जो होती है संख्या को लिखने का, यही तरीका होता है। चलिए इसके अकॉर्डिंग 5 लाख, यानी लाख में कितने लाख है भाई 5 लाख, तो 5 लाख लिख देते हैं यहाँ से 5 लाख। चलिए 1000 में कितने 1000? 9,000 केवल है, तो 9,000 को 2 अंकों में कैसे लिखेंगे 09। कितना 09 का मान लगा दीजिए भाई पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना 8, 408, तो 408 मतलब 408। ये हो गया आपका नंबरिक फॉर्म ऑफ दिस नंबर, यानी जो 5,09,408 है इसको इस तरह से नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा देख सकते हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे हो ना? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है क्या एग्जैक्टली? हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। 5,09,408 ये आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें दिया क्या गया है 90, 72 और 162 का लाशा मीन्स लघुत्तम समापवर्ग एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने का तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही क्लियर कराया जा चुका है, इससे पहले की वीडियोज में हमने क्लियर कराए हैं। चलिए फिर से बता रहे हैं, हमें किसका 90, 72 एंड 162 यानी 90, 72 और 162 का एलसीएम ये निकालना है लघुत्तम। चलिए देखते हैं, ये आपका 90 हो गया, ये 72 और ये 162। एक साथ इसको हम डिवीजन मेथड यानी भागवित के द्वारा करेंगे। हम काटते जाएंगे जब तक कि कटेंगे, किसी भी एक भी नंबर से कटेंगे नंबर तब तक हम काटते जाएंगे। इस मेथड को आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे भाई, तो कट करने पे क्या आएगा 45, 2 से भाग देने पे 45 हो जाएगा। आप चेक करना, और फिर यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6 और फिर 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 1 2। चलिए 2 से क्या कोई कट रहा है? हाँ अभी ये कट रहा है, तो कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे, यहाँ से 2 से कट करेंगे, 45 नहीं कट होगा, कॉपी कर लेंगे, 36 कट होगा, 36 कट होगा यानी डिवाइड होगा तो 18 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 81 ऐसे कॉपी कर लेंगे। फिर अभी क्या करेंगे 2 से अगेन कट करेंगे, 45 ऐसे कॉपी करेंगे, बिकॉज ये कट नहीं हो रहा है। 18 को कट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 81 नहीं कट हो रहा है तो ऐसे ही कॉपी करेंगे, जो वैल्यू नहीं कट होगी डिविजिबल होगी उसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं अगेन यहाँ से 2 से तो नहीं कट हो रहा, कोई एक भी वैल्यू 2 से नहीं कटेगी, तो हम क्या करेंगे अब किसी एक दूसरे नंबर को, दूसरे फैक्टर को लाते हैं, 3 को लाते हैं। भाई 3 से कटेगा, ये 3 से ये कटेगा 15 आ जाएगा, 15 3 45, 3 3 9 और 27 81। चलिए फिर 3 से ही काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 1 3 और 3 9 27। अभी भी 3 से ही काटेंगे, 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 ऐसे कॉपी कर लेंगे, 1 3। अब देखो अभी क्या करेंगे 3 से अगेन कट करेंगे
तो यहाँ पे 5 और ये 1 और ये 1, ठीक है, 3 एकम 3। अब 5 से, किससे? 5 से करेंगे, 5 हो गया 5 1 1, हो गया भाई, हो गया। चलिए अब इसके फैक्टर्स को क्या करना है, एलसीएम के लिए यानी लघुत्तम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इनके जितने फैक्टर्स है, जितने फैक्टर्स है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3, कितने टाइम्स 2 आया इसमें? 3 टाइम्स, यानी 3 बार 2 आया भाई। 1 2 3 4, कितने टाइम 3 आया? 4 टाइम आया। और 1 टाइम 5 आया। चलिए सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 या 72। अब आगे नहीं आता तो छोड़ दो, 72 इतना हो गया भाई। इसका कर लेते हैं 72, सॉरी 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45, 72 गुणे 45। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब कैलकुलेशन इजी हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का 5 से कर दो या 45 का 2 से कर दो। 45 गुना 90 के 0। अभी कितना हुआ? हासिल यहाँ पे कैरी कितना आया? 9। 45 सत्ते कितना होता है? 7 पचे 35 और 7 चौक 28, यानी 280 और 35, 280 और 35 कितना होता है? 315 और 9, 315 और 9 324, कितना? 324, 3240। टोटल आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3240। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एलसीएम निकालना आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका एग्जैक्ट ऐसे ही कभी भी एलसीएम निकालना हो तो ऐसे करते जिसे करते जाना आप लोग, है ना, और फिर आसानी से आंसर फाइंड कर लेंगे। चलिए बस क्या हमारा कोई ऑप्शन भी मैच कर रहा है? देखते हैं। ओके, हमारा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन? 3240 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का, है ना। चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 45 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 45, 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत है। 3 से आरंभ करके 5 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 3 से आरंभ होने वाले 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या क्या है? चलिए लिखते हैं भाई। 3 से आरंभ होने वाले, 3 से आरंभ होने वाले यानी स्टार्ट होने वाले, ठीक है, आरंभ होने वाले 5 अभाज्य संख्याएं। कितनी संख्या है? 5 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 5 अभाज्य, सॉरी 5 अभाज्य संख्याएं। चलिए 3 से आरंभ होने वाली 5 अभाज्य संख्याएं क्या क्या है? सबसे पहली संख्या 3 ही है तो इसको भी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होता है? कुछ है जो ओनली 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी केवल 2 ही नंबर से कट सकता है, बाय इटसेल्फ एंड 1। यानी कोई नंबर एक से कटता है और खुद से कटता है तो उसे प्राइम बोलते हैं। प्राइम मीन्स अभाज्य, ठीक है। जैसे 3 क्या होता है? किसी से नहीं कटेगा ना, केवल अपने आप से 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। बट एक होता है भाज्य। भाज्य क्या होता है? कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स से, 2 से ज्यादा नंबरों से कट होता है। जैसे आप कहते हैं सर 4 क्या एक भाज्य संख्या है? बिकॉज आप 4 को जब डिवाइड करने पे आओगे तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3। इसके नंबर ऑफ डिविजन्स की बात करें तो 3 है ना। तो वो क्या होता है? 4 एक भाज्य संख्या है। बट हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें 5 अभाज्य संख्याएं लिखनी है जो 3 से आरंभ है। तो पहली संख्या हो जाएगी 3, दूसरी जानते हो कितनी हो जाएगी? दूसरी 5 हो जाएगी भाई, दूसरी 5 होगी, तीसरी 7, चौथी 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, पांचवी 13 हो जाएगा। ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं क्रमागत 3 से आरंभ होने वाली, ठीक है। अब हमें औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग। कभी भी औसत निकालना है किसी भी संख्या का तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाते हैं उनका टोटल सम कर लेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स से। यहाँ पे टोटल सम की बात कर लें तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13, और कितने नंबर हैं?
5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा, पहले ऐड करेंगे ना, तो डिवाइड करेंगे, 5 3 8 8 7 15 15 11 कितना होता है 26, और 26 और 13 कितना होता है 39, 39 बटे में 5। अभी क्या आएगा, 5 से भाग दे दो, 7.8, भाग देने पर क्या आएगा, 5 से 35, फिर 4 से 40, 0.8 कितना आएगा 7.8। औसत कितना आया 7.8। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में। 7.8 ऑप्शन नंबर बी। अब देख पा रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। चलिए, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 46 की बात कर लें। किसकी, 46 की। 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या, 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्याएं हैं। मल्टीपल ऑफ 17, गुणज मीन्स क्या होता है, मल्टीपल। अभी मल्टीपल क्या होता है, जो 17 से भाग होने वाले यानी विभाजित होने वाले जितनी भी संख्याएं होंगी वो मल्टीपल यानी गुणज होते हैं। सबसे पहला गुणज क्या होगा 17 का, 17 का सबसे पहला गुणज क्या होगा भाई, 17 ही होगा। क्या होगा, 17 ही होगा। दूसरा 34, तीसरा 51, ऐसे गुणा करते जाओ, क्रमागत संख्याओं से मिलता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ 300 और 500 के बीच, हमें 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या बतानी, यानी कितने गुणज हैं जो 300 और 500 के बीच में लाई करते हैं। तो इससे करने के लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। कैसे, हम जानते हैं, देखो 300 और 500 के बीच 17 से 17 के गुणज से नहीं, 17 के गुणज, 17 के गुणज, 300 और 500 के बीच 17 के गुणज। सबसे पहला गुणज क्या होगा, सबसे पहला गुणज होगा जो 300 के बाद का होगा वही तो 300 को 17 से भाग दे दो, इसमें कितना और जोड़ दें वो देखा जाएगा। भाई इसमें और कितना जोड़ दे कि इसके आगे वाली जो संख्या है वो विभाजित हो जाए 17 से, तो 17 से भाग देंगे, 17 कम 17, यहाँ से आ जाएगा 13, फिर यहाँ से 0 आ जाएगा 30, एक मतलब सॉरी 130 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कितनी बार कर सकते हैं हम, अगर 130 यानी इससे कोई बड़ी संख्या हमें चाहिए, 300 से बड़ी संख्या चाहिए ना, 300 से बड़ी, तो हम 17 को पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 17 7 126, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हम इससे एक बार ज्यादा बार 8 बार जाते तो 136 आ जाता, 17 8 136, यानी इस माइनस करेंगे तो -6, यहाँ पे क्या आएगा -6। कहने का मतलब ये 300 कितना कम है, 17 से विभाजित होने के लिए 6 कम है, इसमें 300 में 6 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 6, यानी पहली संख्या आ जाएगी 306। कितनी आ जाएगी पहली संख्या 306, ये पहली संख्या आ गई। 17 से विभाजित होने वाली पहली संख्या, 17 का पहला गुणज क्या होगा 300 500 के बीच में 306। अंतिम गुणज की बात कर लो, अंतिम गुणज जिससे कम होगा 500 से, 500 से तो ज्यादा होना नहीं चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे 500 को। इसमें 17 दूना 34 आएगा कितना भाई 16 आएगा, 0 से 160 हो गया, कितनी बार जा सकते हैं 17 8 136 होता है, 17 नहीं यहाँ 153, यानी 17 9 जब 153 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यानी इसमें 7 ये ज्यादा है। अगर ये 7 मोर ना होता तो ये 17 का गुणज होता, तो इसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 500 माइनस का 7 आएगा कितना भाई, 500 माइनस का 7 होके आएगा 493, कितना हो जाएगा 493। यानी आप एक चीज को फाइनल कर लिए कि पहला गुणज 306, अंतिम गुणज 493, यानी कि बीच में अगर आपको नहीं आता तो चलो आप दो तरीके हैं इसको करने के, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक कंसेप्चुअल बेस होता है, और नहीं आता तो आप डायरेक्ट 17 प्लस 17 प्लस 17 करके 17 के जितने गुणज इसके बीच में आएंगे सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहला 306, अगर अब दूसरा कोई पूछता है तो कितना होगा भाई 17 प्लस कर दो, इसमें कितना करेंगे 17 प्लस 17 और 6 23, 323 दूसरा हो जाएगा। तीसरा कितना होगा, इसमें 17 जोड़ेंगे तो 340। भाई पांचवा कितना होगा, सॉरी चौथा कितना होगा, चौथा इसका 340 में 17 और जोड़ देंगे तो 357, 8 से 17 इसमें जोड़ेंगे तो 300
374, कितना 374, फिर कितना होगा 17 और जोड़ेंगे, ऐसी संख्याएं आती जाएंगी। आप चलिए कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 374 में 17 जोड़ दें। ऐसे में टाइम लग सकता है, अभी मैं इसका एक शॉर्ट वे बताऊंगा, पहले आप इसको कर लीजिए, ठीक है। 374 में 17 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई, 391 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 391। अभी 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उसमें, 300 की जगह 408। अगला फिर 17 जोड़ देंगे, 425, हाँ 425। फिर 17 जोड़े तो 442, फिर 17 जोड़ते हैं इसमें, 442 और 17 कितना होता है, 42 और 17 59 होता है, 59, 459। फिर 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे। चलिए 17 जोड़ते हैं तो इसमें 476, देन आफ्टर 17 जोड़ेंगे तो 493 हो गया ना। ये वो सारी संख्याएं जो 17 के गुणज हैं, किसके किसके बीच में, 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के बीच, है ना। 300 और 500 का काउंट करना, लेकिन हमें गुणजों की संख्या बताना है, गुणज नहीं बताने कौन कौन से, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने भाई 12, कितने आ गए 12। क्या कोई ऐसा आंसर मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। ये आपका 46 डिस्कस किया गया अभी, है ना। 47 में क्या दिया, क्या गया है स्टेटमेंट, देखते हैं पहले एग्जैक्ट लैंग्वेज। अगर आपको पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन में करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी बस को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने का अंतर 20 रुपए है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है। देखिए, जो बस का 10% और 15% के अलग अलग लाभ पर बेचा जाता है एक ही बस को, तो जो विक्रय मूल्यों का अंतर आता है वो कितना आता है, 20 रुपए आता है। विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो जाता है, 20 रुपए। हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को लेट करेंगे, यहाँ पे इसका सीपी नहीं पता है, कॉस्ट का विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसको एक्स। देन आफ्टर उसी के अकॉर्डिंग हम उस पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको सीपीपी होता है, आप जानते हो जब भी प्रॉफिट या लॉस होता है किसी वस्तु का पर, तो उसकी सीपी पे होता है। किससे होता है, सीपी मीन्स क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य मानेंगे, मान लेते हैं। जब भी नहीं पता होता हमें तो हम मान लेते हैं। मैथ्स में मानेंगे किसके, वेरिएबल के थ्रू मान लेते हैं। माना लेट करेंगे, लेट सीपी ऑफ द आइटम, सीपी ऑफ द आइटम यानी उस वस्तु का सीपी कितना है, एक्स है, मान लिया। चलो भाई मान लेते हैं सीपी क्या है, एक्स, सीपी एक्स हो गया। अभी क्या करें, प्रॉफिट आप 10% यानी 10% का प्रॉफिट अगर निकालता है, एसपी ऑफ द आइटम ऑन 10% प्रॉफिट, ऑन 10% प्रॉफिट। भाई 10% के प्रॉफिट पे का एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया नहीं है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग सीपी के अकॉर्डिंग एसपी फाइंड कर लेंगे। कैसे, पहले 100 रुपए में खरीद कर लाया था भाई, कितने में, और इस पे लाभ कितना लिया 10% का, तो 10% का लाभ इसी का निकाल लेंगे, एक्स पूरे 10/100, यानी यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 से कम 10, 10 दाम में 100। अब ये x/10 होगा, कितना बचेगा ये टोटल x/10, और इंप्लाई दैट आप लिख भी सकते हैं x प्लस x/10 ये आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 10x और x 11x, कितना आ जाएगा 11x बटे में 10, ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे 11x बटे में 10। SP of the item on 10% profit, same as SP of the item, SP of the item on 15% प्रॉफिट, यानी 15% का जब लाभ लेता है तब उसका एसपी क्या होगा, 100 रुपए में ये भी खरीद कर, एक ही वस्तु है तो इसका दोनों का सीपी एक ही होगा। 100 रुपए में खरीद कर आया था, लेकिन इस पे लाभ इसको 15% का लिया गया है, ठीक है, तो 15 गुणे x/100 या x, ठीक है ऐसा ही कर सकते हैं।
चलिए काट देते हैं इसको, 3 से काटेंगे, सॉरी 5 से, 5 से 15 और ये 20 2500 आएगा क्या? थोड़ा सा और कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 3x बाई 20 ये हो जाएगा x प्लस 3x बाई 20, ठीक है। आप क्या करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आप सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू लाना है। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 20x और 3x, 23x डिवाइड बाय क्या होगा भाई 20। ये CP ऑफ द सेकेंड, सॉरी SP ऑफ द सेकेंड ऑन SP ऑफ द आइटम ऑन 15% प्रॉफिट, यानी 15% लाभ पर जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो 23x बटे में 20 होगा। आई होप इतना तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को, अभी क्या करना है इसमें, हमने दोनों के SP निकाल लिए, सेल प्राइस निकाल लिए, लेकिन इन्होंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, दोनों के जो SP यानी सेल प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है, दोनों के जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो कितना है 20 रुपए। तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर हम 20 रुपए दिखाएंगे। सबसे ज्यादा रुपए में ये बेच रहा, 15% लाभ ले रहा है ना इस पे, तो 15% लाभ में यानी कि इसके SP से और 10% वाले SP से माइनस करेंगे तो अंतर कितना का आएगा 20 रुपए का। उसमें क्वेश्चन में दिया गया है तो वही करेंगे। यहाँ पे 23x बड़े में 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 23x बाई 20 माइनस का कितना इसमें से करना है, इसमें से पहली जब 10% लाभ लेता है तो 11x बटे 10 में बेच देता है वो, 11x बटे 10 में अंतर दोनों का कितना आता है 20 रुपए का अंतर आता है। कितने का आता है 20 रुपए। अब इसी को सॉल्व करना है, फॉरवर्ड करना है आगे। 20 का एलसीएम हो जाएगा, यहां से 23x ही होगा, ठीक है, और 10 से इसको भाग देंगे, 2 बार जाएंगे तो 11 गुना 22 हो जाएगा, यानी 22 का x हो जाएगा, बराबर किसके चल रहा है भाई 20 के चल रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये 20 गुणे 20 हो जाएगा 400, 23x में से एक 22x निकल जाएगा तो बचेगा क्या x बराबर 20 गुणे 20 यानी 400, कितना आ जाएगा 400। हमें क्या निकालना था, x आ गया ना, हमें निकालना शायद वस्तुओं के विक्रय मूल्य। क्वेश्चंस में एक बार चेक कर लेते हैं क्या निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य कौन सा है, हमें दोनों के विक्रय मूल्य, हमने क्या निकाला, जो हमने निकाला है वो CP आया, क्या आया है CP मीन्स क्रय मूल्य आया है, x हमने माना यही तो था, क्रय मूल्य कितना आया 400 रुपए, 400 रुपए में खरीद कर वो बस लाई गई थी। अभी क्या करना है, 400 रुपए में खरीद कर लाई गई थी, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें SP निकालना, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्यों को बताना है। तो ठीक है, SP एक का कितना आया था भाई, एक का आया था 11x बटे में 10, तो इसी पे x की वैल्यू रख देते हैं, कितना आया x का मान 400 आया, 400 ही रख देंगे, 11 बटे में 10 गुणे 400, 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी कुल मिला के 44 और 1 0 440। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 440, जब 10% लाभ पे बेचा गया 440, और दूसरी वस्तु को जब 23x बटे 20 रुपए में बेचा जा रहा था, कितने में बेचा गया था 23x बटे 20 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, वही 23 गुणे 400 बटे में 20, अब 20 से भाग देंगे तो 20 से कम 20, 20 से 400, 23 गुना 46, 460 रुपए में, यानी दूसरी बस कितने में बेची गई है 460 रुपए में, दूसरी बस कितने में बेची गई है, यहाँ पे कितना आया था भाई x बाई 10 आया था, इधर कितना आया था x बाई 10। दूसरी बस बेची कितने में गई थी 23x बटे 10 रुपए में, नहीं 23x बटे 20 रुपए में, कितना 23x आपका बटे 20 ये, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 23 गुना 46 460, कितना आ गया टोटल 460, ये दूसरी बस का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है, दूसरी बस का विक्रय मूल्य। तो हमने पहली बस का विक्रय मूल्य निकाला 440, दूसरी बस का 460, दोनों के आंसर आ गए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 440 और 460, ऑप्शन नंबर सी,
आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करना है 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में कहना हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 11 के वर्ग तथा 12 के वर्गों के जोड़ में से घटाया जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो वो छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसे 11 तथा 12 के वर्गों के जोड़ में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले 11 का वर्ग और 12 के वर्गों को जोड़ते हैं, जैसा क्वेश्चन का मतलब डिमांड किया गया है क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। 11 का स्क्वायर करते हैं, प्लस करना है इसमें 12 का वर्ग जोड़ देना, भाई 12 का वर्ग जोड़ते हैं, आता क्या है 11 गिरी है 121, 11 का स्क्वायर जानते हो आप, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121। अब 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणे 12 कर देना 144 आता है ना। दोनों को जोड़ने पर आता क्या है, दोनों को जोड़ा जाता है 121 और 144 को, तो आता है 265। जोड़ने पर कितना आएगा 265। अब इन्होंने कहा कि 265 में यानी कि इस 265 में क्या घटा दिया जाए, यही तो पूछा है कि जाने पर परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें से क्या घटा दे, कम से कम क्या घटा दिया जाए कि परिणामी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। आप जानते हो अगर हम घटाने की बात कर रहे हैं तो इससे नीचे की कोई एक संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, 256 याद है आपको, 16 का वर्ग होता है। आपको नहीं क्लियर है तो इसको आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो इसमें से 1 माइनस कर ले, 264 तो होता नहीं, 2 माइनस कर ले, 3 माइनस कर ले, ऐसे एक समय आएगा 9 माइनस करने पर इसमें से कितना माइनस किया जाए 9। नहीं आता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, बहुत बेटर है आप क्या करते हो ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, आप पहले इतना निकाल लेते हैं, आप 265 निकाल लिए, दोनों के वर्गों का योग कितना आया 265, दोनों के वर्गों का योग की बात कर ले तो 265 कितना आया था 265। इन्होंने कहा था 265 में क्या घटा दिया जाए, ये आपके दोनों के वर्गों का योग आया था 265, इसमें से क्या घटा दिया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 4 घटाने पर आएगा नहीं, 4 घटाने पर देख लोगे 261 होगा, कितना होगा भाई 261, तो ये तो सही। 9 घटाने पर क्या हो सकता है, हाँ इसमें से 9 माइनस करें तो 256, कितना आएगा 256। हाँ 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 का वर्ग होता है, 16 से नहीं 256, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुछ ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करना है, ए तथा बी की आय में 3:2 का अनुपात है। यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया गया है ए तथा बी की आय में अनुपात जो है 3:2 का अनुपात है तथा इनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। खर्च अलग अनुपात में कर रहे हैं, जो इनकी आमदनी है यानी इनकी आय है वो 3:2 में है, यानी इस तरह से ए और बी अलग अलग अर्निंग करते हैं। इसके अलावा क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, यदि प्रत्येक इन्होंने कहा यदि प्रत्येक 1000 बचाता है, यदि प्रत्येक 1000 बचाता है तो एक ही आय है। चलिए मैं बताता हूं कैसे। दोनों के आय का अनुपात 3:2 दिया गया है, खर्चों का अनुपात 5:3 है, हमें क्या बताना है, और बचत भी दिया गया है, दोनों के 1000 रुपए बचत भी करते हैं। तो क्या करेंगे, इनकी आय में से खर्चों को निकाल देंगे और किसके बराबर कर देंगे, उसकी बचत की। यही तो होता है बचत, भाई जितना वो अर्न करता है उसमें से उसके खर्चे को निकाल दो, जो बचेगा वही बचत हो जाता है। तो करते हैं, चलिए कुछ 3:2 आय का अनुपात दिया गया, 5:3 खर्चों का अनुपात। 3:2 ए तथा बी की आय का अनुपात, भाई आय का अनुपात 3:2 ये दिया है। आप क्या करोगे,
अलग अलग आप इंडिविजुअली शो करना चाहते हो तो एक वेरिएबल एक्स से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं ए की आय कितनी हो जाएगी भाई, ए की आय हो जाएगी कितना 3x भाई 3x। बी की आय हो जाएगी, बी की आय जो है वो हो जाएगी 2x, इसके अकॉर्डिंग x के टर्म्स में हमने इसको रिलेट कर दिया। अब बात आती है खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात दिया गया है, इनके खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात बराबर कितना दिया है 5:3। क्या दिया गया था 5:3, हाँ सही है 5:3। तो यानी खर्च में मान लीजिए किसी दूसरे टर्म या दूसरे वेरिएबल से इसको हम रिलेट कर देते हैं। खर्च मान लेते हैं ए का खर्च हो जाएगा, ए का खर्च y से दिखा देना है इसको 5y हो जाएगा, और b का जो खर्च होगा वो 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b का जो खर्च हो जाएगा वो 3y हो जाएगा, b का खर्च कितना 3y के बराबर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है। अब क्या करना है, दोनों के बचत दिए गए हैं, दोनों की बचत, ए की बचत कितनी भाई, ए की बचत जो है वो है, ए की बचत बराबर कितना 1000 रुपए। अब बचत कैसे आता है, इसकी आय से खर्चे को निकालो, आय कितना 3x रुपए अर्न करता है, खर्च कितना करता है 3y रुपीज खर्च करता है, और इस चीज के बराबर हो जाएगा 1000। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे समीकरण नंबर 2, बी की भी बचत ऐसे होती है ना 1000 की, तो बी की बचत कितनी हो जाएगी 1000 ही दिया गया है, बराबर 1000 रुपए। बी की बचत में ना बी का जो आय है उसमें से बी के खर्चे को निकालो, सॉरी यहाँ पे बी का जो खर्चा था हमने ए के खर्चे में लाके कर दिया है, ये थोड़ा सा डिस्कस्टिंग। चलिए 5y, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 5y, ए का खर्च कितना था 5y और 3x इसकी अर्निंग थी। बी की बचत की बात करें तो बी का जो अर्निंग है यानी बी की आय है 2x, खर्च कितना करता है 3y बराबर 1000। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें निकालना है ए की आय। क्वेश्चन में हमसे क्या किया गया है, ए की आय, तो ए की आय हमने क्या माना था, मैंने माना नहीं है एक्स निकालना, अगर आय निकालना तो एक्स निकालना होगा तभी आय आएगी। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, इस इक्वेशन को संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने का मतलब इसके किसी एक टर्म को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने का यहाँ 3x दिया, यहाँ 2x दिया, क्या कर दें कि दोनों बराबर हो जाए। इसमें समीकरण 1 में आप कर दो 2 से गुणा, और समीकरण 2 जो दिया गया इसमें कर दो 3 से गुणा, 3 दूनी 6 और 2 3 6। अब देखो समीकरण 2 1 है वो किस तरह बनकर आएगा, नया समीकरण जो बनेगा इसमें 2 3 6x और 2 पंचे 10 माइनस का y बराबर 100 गुणे 2, सर 1000 गुणे 2 2000। ये आपका दूसरा वाला समीकरण, मतलब समीकरण 3 बन गया, ये नया समीकरण बन गया। आज से ही समीकरण 2 की बात करें तो 3 दूनी 6, ना ना ना, हमें क्या करना है एक्स निकालना है बेटा जी। तो एक्स निकालने के लिए हम y के टर्म को बराबर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी मिस कर गया, y के टर्म को बराबर करना रहेगा, ठीक है, y के टर्म को बराबर करेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, y के टर्म को बराबर करेंगे। तो y के टर्म को बराबर करने के लिए यहाँ पे 5y दिया और यहाँ 3y, तो इस y में क्या करेंगे भाई 3 से गुणा कर दो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 3 से गुणा करेंगे और सेकंड इक्वेशन में समीकरण नंबर 2 दिया गया इसमें 5 से गुणा करेंगे। चलो करते हैं गुणा, इसमें गुणा करेंगे 3 से और इसमें गुणा कर देंगे 5 से। अब गुणा करने पे क्या आएगा 3 त्रिका 9, यानी समीकरण ये हो जाएगा 3 पचे 15 y बराबर 1000 की जगह 3 से गुणा कर देंगे तो 3000। सारे टर्म्स में किया जाता है ना, एक टर्म में नहीं करते, सारे में करेंगे 3000। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। चलिए समीकरण 4 को भी ऐसे देख लेते हैं जो 2 से बनेगा, 5 दूनी 10
एक्स, फिर 5 से 15 वाई, फिर 5 से 1000 का गुणा तो 5000। ये हो गया समीकरण नंबर 4। आप देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा दो भाई, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये देखो 10, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का एक्स। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये टर्म बराबर हो गए प्लस का 3000 और माइनस का 5000, तो यानी माइनस का 2000, कहने का मतलब 2000 आएगा। एक्स माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 2000। ये किसकी आय, मतलब एक्स की वैल्यू आई, अतः ए की आय, ए की आय कितनी होगी, 3 गुणे 2000, 3 गुणे 2000 मतलब 6000। कितना, 6000 ए की आय हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6000। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। करना ऐसे ही है, थोड़ा सा स्टेप को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही इजी वे में और इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 6000 क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 50 नंबर की। 22.5 मीटर पर सेकंड की गति के बराबर गति है, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। बहुत ही इजी होता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना बहुत ही इजी होता है। कैसे करते हैं, हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो जो मीटर पर सेकंड होता है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर मीटर पर सेकंड को करना है तो 18/5 से करना, जस्ट अपोजिट किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है, तो 5/18 से, बट यहाँ से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम 18/5 से करेंगे इसको। ये आपका 22.5 दिया गया था मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो 22.5 गुणे 18/5, ये किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए किलोमीटर पर आवर 5 से काट देते हैं इसको, 5 × 5, 5 चौक 20, फिर 2 से 25 हो गया, यानी 25 25, 4.5 गुणे 18, 4.5 गुणे 18, 18 पंचे 40 के 0, और 18 चौक 72 और 4 76, मिला के 76.0। क्या 76 किलोमीटर प्रति घंटा कोई आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे उसको, उस वैल्यू को 18/5 से गुणा करने पर आपका मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं, दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से उसकी 3 गुनी होने में समय लगेगा। भाई एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुनी होने में समय लगेगा। 8 वर्ष में दोगुनी होती है, कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑनबोर्ड आते हैं। देखिए कैसे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये साधारण ब्याज का, तो हम इसमें और कुछ दिया नहीं गया, केवल ये बताया गया है जो एक साधारण ब्याज की दर भी नहीं पता है, 8 वर्ष में जो धन राशि थी वो दोगुनी हो जाती है अपने आप की, क्या दर है ये नहीं पता, लेकिन उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करते हैं। कोई धनराशि है जो 8 वर्ष में अपनी इसकी 3 गुनी हो जाती है, सॉरी 2 गुनी हो जाती है, तो मान लेते हैं, लेट करेंगे कि प्रिंसिपल यानी वो धनराशि कितनी थी, एक्स थी, स्टार्टिंग में लेट किया। अब ये कह रहे हैं टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा इसको 8 वर्ष का, टाइम कितना लगा 8 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, मान लीजिए आर ही है, R% है पर एनम, ऐसा मान लेते हैं। आर भी नहीं पता, दर भी नहीं पता आपको, तो R% पर एनम इसका रेट मान लेते हैं, आर ही है। और अमाउंट क्या पता है भाई, अमाउंट कह रहे 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है मतलब 2 गुना हो जाता है, 3 गुना तो पूछा गया कितने समय में हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि मतलब बताया कि 2 गुना हो जाता है अपनी राशि, तो ठीक है 2 गुना हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पहले ऐसा ही निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट।
जिसमें होता है पी, सॉरी अमाउंट माइनस पी, क्या होता है अमाउंट माइनस पी, ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस का मूलधन, ये मिश्रधन होता है ना ए, और ये आपका मूलधन होता है, तो मूलधन हमने मान लिया एक्स, 8 वर्ष, टाइम हो गया, रेट नहीं पता, R%, अमाउंट 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताया था कि वो धनराशि अपने की दोगुनी हो जाती है, पहले x था, 8 वर्ष बाद 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो a माइनस पी यानी 2x माइनस का x बराबर कितना आएगा भाई x, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कितना x। चलो अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करते हैं इसके लिए। एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी डिवाइड बाय 100, यही तो पी आर टी। एस आई मतलब हमने निकाला कितना, यहाँ पे साधारण ब्याज x बराबर टी कितना माना था हमने, x ही माना था, r कितना नहीं पता, t आपका 8 वर्ष दिया गया है, बटे में 100, x कैंसिल, क्या कैंसिल हो गया भाई x कैंसिल। अब क्या बच रहा है, यहां से r बच रहा है, ये जाके 100 कम 100 हो जाएगा, 8r यहां से आएगा 8r यानी 8r इज इक्वल टू 100। तो r इज इक्वल टू इंप्लाई दैट r इज इक्वल टू निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाई 8, 100 बटे 8, 100 बटे 8। आप देखो r आ गया 100 बटे 8, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 12.5 आएगा, क्या 8 एकम 8, उसके बाद 20 बचेगा, 8 दूनी 16, 40, 8 पंचे 40 यानी 12.5। आप दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 12.5%, यानी ये ब्याज की दर है। ब्याज की दर कितनी आ गई, जो आर है वो क्या है, ब्याज की दर है, हमने यही तो माना था। ब्याज की दर कितनी आ गई 12.5%। आप कह रहे हैं कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, लेट कर लेते हैं। देखिए माना, अब यहाँ पे कर लें लेट इन टी टाइम, यानी मान लेते हैं कि टी समय में वो जो राशि है वो 3 गुनी हो जाएगी। टी समय में राशि अपने की 3 गुनी हो जाएगी, माना टी समय में राशि धनराशि, कौन सी राशि, धनराशि अपने की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसी दर से, मतलब 12.5% की दर से, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल कितना x हो जाएगा, रेट आपका इसमें पता चल गया 12.5%, टाइम नहीं पता, टाइम हमने मान लिया t, और अमाउंट यानी कितना हो जाएगा 3x का हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब इसमें यही तो बताया गया है, तो ऐसा ही इसके लिए निकालो, तो ऐसा ही मतलब a माइनस पी, ये फार्मूला फिर से यूज करेंगे, 3x माइनस का x, तो यहाँ 2x, यानी साधारण ब्याज इसमें कितना निकल कर आएगा 2x, कितना निकल कर आएगा 2x। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। यहां पे सॉरी इसके आगे मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x, ये आपका साधारण ब्याज आया, 2x क्या है इसमें साधारण ब्याज। अब हमें क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना, तो एस आई इक्वल टू, या देखो एस आई इक्वल टू फिर वही फार्मूला पी आर टी, यानी पी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइड बाई 100। एस आई कितना यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग एस आई 2x है, पी हमारा जनरली शुरू से ही x चल रहा है, आर 12.5 ये आपने निकाल लिया, आर कितना आ गया 12, टी हमें नहीं पता, स्मॉल टी मान लिया था आपने, 100 बटे में। अब क्या करेंगे, आपको सिंप्लीफाई करना देगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहां से 100 गुणे 2 200 हो जाएगा, यानी 12.5 टी बराबर 100 गुणे 2 200, यानी टी बराबर 200 बटे में 12.5। अब भाई दशमलव हटा दो यहाँ से, तो 200 दशमलव हटाने के लिए क्या आ जाएगा 2000, 10 ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा 125, नीचे कितना आ जाएगा 125। अब 2000 को 125 से भाग दे देंगे तो 125
अट्ठे 1000 होता है ना, यानी 16 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 16। ये कितने कितने समय में जो धनराशि वो 3 गुनी हो जाएगी? 16 वर्ष में। कितने समय में? 16 वर्ष में। आपने निकाल लिया। सिंपल सा वही फार्मूला यूज करना था, बट आपको क्वेश्चन पकड़े रहना है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डरना नहीं है, क्वेश्चन के साथ चलते रहिए, आंसर एट द लास्ट आ जाएगा, लेकिन तेजी से करना, वहां पे टाइम भी तो नहीं लेना, तो तेजी से करना। चलिए ठीक है, 16 वर्ष आ गया। क्या आंसर मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। 0.5701 समतुल्य है। 0.5701 समतुल्य है। समतुल्य है मतलब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ये दिया किस में गया? दशमलव में। तो दशमलव में दिया गया तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। चलो जैसे देखते हैं आप क्या दिया गया। 0.5701 ये आपका दशमलव नंबर है। इसमें कैसा संख्या है? दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने पे ये दशमलव है, 2 अंक दाहिने तरफ मूव कर जाएगा, यानी दो अंक दाहिने तरफ खिसक जाता है। 1 2, यानी यहां से आंसर आएगा 57.01। 100 से गुणा करने पे ये 2 अंक इधर आ जाएगा, तो 57.01%। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 57.01%, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? कभी भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं, वो प्रतिशत में आ जाएगा, चाहे दशमलव संख्या हो चाहे भिन्न संख्या हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने कहा यदि किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा यदि किसी संख्या का 3/4 27 हो तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? किसी संख्या का 3/4 27 हो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? भाई 3/4 27, पहले वो संख्या ही निकाल लेते हैं। हमें ये नहीं पता तो हम पहले संख्या निकालते हैं। इन्होंने कहा किसी संख्या का 3/4, मानना वो संख्या क्या है? एक्स है। माना वो संख्या क्या है? एक्स है। अब इसका 3/4 निकालना है तो 3/4 कितना है? 3/4, यही तो होता है 3/4। 3/4 एक्स इक्वल कितना दिया गया है? 27। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया, इतना बताया गया था। हमें क्या करना है? उसका 7वां भाग निकालना है। पहले संख्या निकाल लो तो 7वां भाग तो निकाल ही लेंगे। 27 से गुणा 4 कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे, ये जाएगा भाग में और ये गुणा होके इसके साथ जाएगा। 27 गुणे 4 बटे में 3, 3 कम 3, 3 9 27, 9 चौक 36, यानी वो संख्या क्या है? 36। अभी में क्या करना है? इसका 7वां भाग लगभग बराबर होगा तो 7 से भाग दे दो। अतः संख्या का 7वां भाग, संख्या का 7वां भाग, देखिए 7वां भाग निकालना है तो फिर इसको 7 से भाग दे देंगे, यही तो करेंगे। 36 बटे में 7, 7 25 35 दशमलव समथिंग 1 आएगा, यानी 5.1 के करीब होगा। अब देखते हैं क्या ये किसके अप्रॉक्स है? भाई 5 के ज्यादा नजदीक है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगर 36 को 7 से भाग देंगे तो 5.1 देन आफ्टर कितना आएगा? 4 समथिंग ऐसा आएगा। तो 5.14 किसके करीब है? ज्यादा, 5 के ही करीब, यानी लगभग 5। कितना? लगभग 5। में यही पूछा गया था 7वां भाग लगभग कितना होगा? तो 5। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 54 पे बात कर लें हम। ठीक है, 54 में क्या दिया गया? विभाजन के एक प्रश्न में भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा? आप देखो, अरे विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। भाजक जो है भागफल का 3 गुना, शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2, चलो शेषफल तो दिया गया है, शेषफल के अकॉर्डिंग हम उसका भागफल निकाल लेंगे और भागफल का निकालने के बाद हम भाजक भी निकाल लेंगे, यानी सभी निकाल। हमें क्या बताना? भाज्य। इसमें भाजक जो है भागफल का 3 गुना और तथा शेषफल का 6 गुना है। तो देखो
उसमें क्या दिया गया था, भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है, ये भाजक है। भाजक को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, डिविजर। यही तो होता है, डिविजर जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई किसके, भागफल, भागफल का 3 गुना है। और एक चीज दिया गया, भाजक ही शेषफल का कितना है, भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना यानी 6 गुणे शेष, ये दिया गया है। एक चीज और दिया गया है, शेषफल, शेषफल जो दिया है वो 2 है, क्या है, शेषफल 2 दिया गया है, शेषफल बराबर 2 दिया है, ये सब, ये सारा इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया है। भाजक बराबर 3 गुणे भागफल, भाजक 6 गुणे शेषफल, ये दोनों ही बताए गए हैं तो दिया है। अब देखो हम शेषफल 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो समीकरण, इस समीकरण का यूज करते हैं, इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस भाजक को निकाल लेंगे। ठीक है, भाजक को निकाल लेंगे, 6 गुणे शेषफल कितना भाई 2, 6 दूनी 12, यानी भाजक कितना 12, भाजक कितना आ गया 12 आ गया। लेकिन अभी भी एक चीज फंसी हुई है, भागफल, तो भाजक अगर 12 है तो भागफल कितना होगा, तो भागफल की बात कर लो तो 3 से भाग, क्योंकि ये 3 इसके साइड में आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो भागफल बराबर भाजक बटे में 3, भाजक कितना 12 और बटे में 3, यानी भाजक, भागफल कितना आएगा 4 आएगा। सही है, भागफल कितना 4, हमें क्या निकालना है, भाज्य, उन्होंने पूछा जो है वो भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, यानी जो आप जानते हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे भाजक को डिविजर बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो शेषफल होता है रिमाइंडर बोलते हैं, और भाज्य को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, है ना। हमें क्या निकालना है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिविजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी फॉर्मूले का यूज किया गया है। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, भागफल कितना, भागफल इसमें दिया गया, हमें निकाला, भागफल 4 आया, 4, भाजक कितना, भाजक इसमें दिखाया है 12, शेषफल कितना 2 दिया गया था, 12 चौक 48 प्लस का 2 यानी 50, यानी भाज्य क्या है 50 है भाई, भाज्य कितना होगा इसमें 50। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेम वे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बट इजी था, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा भागफल क्या आया, सॉरी भाज्य कितना आया 50 आया, 50, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर ए, देख पा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। अब अभी हमने इससे पहले 54 डिस्कस किया था, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 55 की, जिसमें दिया क्या गया 0.022 को किस संख्या के साथ गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। तो भाई हमें ये दिखाने के लिए कि किस संख्या से इसको गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए, तो हम क्या करेंगे 66 पे, यानी गुणनफल में एक संख्या जो दी गई है उससे भाग दे देंगे, तो दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी जिससे गुणा करना है। यही तो होता है, जैसे आपसे कोई जनरली आस्क करता है कि भाई 2 में किससे गुणा किया जाए कि 6 आ जाए, 2 में किससे गुणा कर दिया जाए 6 आ जाए, तो आप क्या करोगे 6 को 2 से भाग दे दोगे 3 आ जाएगा, यानी 2 3 6, 2 का 3 से गुणा कर दो 6 आ जाता है। और ये 3 आया कैसे, जब आपने 6 को 2 से भाग दिया। ऐसे ही यहाँ पे गुणनफल 66 दिया गया है, अब इस 66 को क्या करेंगे, एक संख्या जो 0.022 दी गई है इसी से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो चलिए भाग देने का तरीका आपको बताते हैं कैसे होता है। भाई यहाँ 66 एक संख्या गुणनफल पूरी दी गई 66, इसी को भाग दे देंगे 0.022, इसी से भाग दे देना है। ठीक है, 0.022। अब भाग करने का मतलब यहाँ पे 66 डिवाइड बाय 0.022। आप क्या करोगे
यहाँ से दशमलव हटाएंगे भाई, दशमलव हटाएंगे तभी काम बनेगा। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगे हुए हैं तो हम 3 जीरो पर कर देंगे इंक्रीज, भाई 3 जीरो इसमें लगा देंगे साइड में इसके, 66,000 हो गया। और नीचे क्या होगा, सब दशमलव हटने पे 22, क्या आ गया 22। अब 66,000 को 22 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 22 एकदम 22, 22 यहाँ 66, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके जो क्वेश्चन आएगा, 22 यानी 66, उसके बाद 3 जीरो तो 3 जीरो 3,000, यहाँ से क्या कितना आ जाएगा 3,000। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गुणनफल दिया जाता है और कोई एक संख्या दी जाती है, दूसरी संख्या की बात की गई है, तो गुणनफल में हम एक संख्या से भाग दे देंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 56 की। पॉइंट नंबर 56 की बात कर लें, जिसमें दिया क्या गया है 547.625 बटे में क्या दिया गया 0.0082 बराबर x हो तो सही 5,47,625 बटे में 82 का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। पहले हम 547.625 लिख देते हैं और उससे बटे में क्या है 547.625 बटे में था 0.0082 कितना है 0.0082 बराबर किसके दिया गया x। हमें क्या निकालना है 5 लाख, सॉरी यहाँ पे हमें क्या किसका मान निकालना 5,47,625 बटे में शायद 82 दिया गया है, ये देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यस यही है आपका 5,47,625 बटे 82। चलिए इसी को चेक करना हमें, है ना, इसी का मान निकालना। ओके तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए जो दिया गया है उसी को अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो इसको भी वैसे ही करना है। फिर अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, यही है। चलिए इसको हम चेक करते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, फिर से राइट कर देते हैं 547 547.625 बटे में 0.0082 बराबर x दिया गया है। हमें मान निकालना है 5,47,625 यानी 5,47,625 बटे में 82, इसी का मान बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे अंश में और हर में 4 अंक के बाद दशमलव, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब देखो ये दोनों कैसे लाइट डेसिमल के फॉर्म में समान दशमलव के रूप में बदल गए हैं, तो इनको क्या करेंगे, अब इसके दशमलव हटा सकते एक साथ, 4 अंक के बाद नीचे भी 4 अंक के बाद ऊपर भी, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 5 4 7 6 2 5 0 बटे में 8 2 यानी 82 बराबर किसके चल रहा है x के। लेकिन हमें यहाँ पे देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो हमारे क्वेश्चन आज किया गया हमसे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है, 0 नहीं। तो इस 0 को क्या करेंगे, इस तरह से राइट कर सकते हैं, इसमें से 0 निकालना है हमें, तो 0 निकालने का मतलब 10 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 4 7 6 2 5 0 बटे में 82 बराबर, दोनों तरफ हमने कहा था 10 से भाग देते, 10 से भाग देने के बाद इसके हर में 10 से गुणा कर देते हैं और इसके भी हर में 10 से गुणा, यानी 10 से इसको भी भाग दे देंगे। अब ये 0 0 कैंसिल, यानी 5 4 7 6 2 5 बटे में कितना आया 8 2 यानी 82 है ना, बराबर किसके आ गया x बाई 10, x बटे 10, ये किसके बराबर हो गया x बटे 10।
यही हमें बताना था कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई 10 के इक्वल हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? चलिए देखते हैं। x बाई 10, x बाई 10, ये ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 57 में, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर निम्न समय पर पूरा कर पाएंगे। हमें क्या करना है, ए का अलग से काम दिया गया है, बी क्या दिया गया है, बी का काम दिया गया है, जो शेष काम बचता है उस पूरे काम का बी से 4 दिनों में करता है। तो भाई अलग अलग कैपेसिटी है तो दोनों की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक एक दिन के दोनों का काम निकालेंगे। चलिए बहुत ही इजी होता है, हम करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा ये, है ना। इसमें क्या दिया गया, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। 4 दिनों में पूरा करता है। अब क्या करते हैं, उसी काम को ए और बी मिलकर निम्न समय में पूरा कर पाएंगे। अगर दोनों मिलकर काम किए होते तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता है, ये हमें बताना है। चलिए आप हम बताते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 7/10 भाग 15 दिनों में करता है और बचा हुआ 3/10 भाग वो 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, सात बटे 10 भाग काम ए करता है बराबर भाई कितने में करता है, 15 दिन में करता है। 7/10 भाग, तो पूरा एक काम, अगर इसे पूरा काम दे दिया जाता कि तुम्ही को करना है तो कितने दिन में करता, पूरा एक भाग करता, तो 7 को 15 गुणे 10/7, यानी एक भाग काम करेगा ये, पूरा एक भाग काम, तो कितना करेगा, एक भाग एक करेगा दिनों में, भाई कितने दिनों में करेगा, 15 गुणे 10/7, यानी ये इतने दिन में करता एक भाग। ठीक है, एक भाग पूरा काम इतने दिन में करता है, 15 गुणे 10/7, तो एक दिन में कितना करता है, एक दिन की बात कर ले तो एक दिन में एक करेगा, अपने जितना काम मतलब एक भाग करने में जितना समय लेता उसी का उतना भाग, उतना पार्ट वो कर पाता है एक दिन में। एक दिन में एक करेगा कितना भाग भाई, कितना उस काम का कितना भाग करेगा, 7/150, यानी 15 दाम में 150 भाग ये काम कर पाएगा एक दिन में एक। शेष काम करें, शेष काम देखिए बी 4 दिनों में करता है, शेष काम बी करता है बराबर 4 दिनों में करता है, बराबर 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में। तो शेष काम बचा हुआ कितना था, जो 7/10 भाग इसने कर लिया, तो कुल 10 भाग में से 7 भाग इसने किया, तो एक बचे कितने, 3 भाग, यानी 3/10 भाग। कितना टोटल भिन्न में देखा जाए तो 3/10 भाग काम है, काम बी करता है बराबर उतने ही दिन में, 4 दिन में, कितने दिन में, 4 दिन में। अब एक भाग करेगा पूरा, ये एक भाग करेगा यानी पूरा काम करेगा ये कितने दिन में, 4 गुणे 10/3, 4 गुणे 10/3, यानी 40/3 दिन लगेंगे इसको पूरा काम करने में। ये एक भाग मतलब क्या है, पूरा काम ही है, एक भाग का मतलब यहाँ पे वो पूरा काम है, वो एक पूरा भाग। ठीक है, एक भाग करेगा, एक काम पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है। अब देखो तो एक दिन में करेगा, ये भी एक दिन में करेगा कितना भाई, 3/10 × 40 पलट जाता है, 3/40 भाग कर पाएंगे एक काम का ये। ठीक है, एक दिन में करेगा 3/40 भाग। आप 3/40 एक भाग दिन में ये करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे,
एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों के एक एक दिन का काम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे। ये एक दिन में करता है 7/150 भाग, प्लस ये करता है एक दिन में 3/40 भाग। अब जोड़ना है तो जोड़ने के लिए इसके लघुत्तम की बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर लो, 150 का और 40 का तो कितना हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 4.5। चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या आता है, 1500 का 60 यानी 600 होगा। कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। देख लेते हैं 600 ही आएगा। इसका लघुत्तम कितना होगा भाई, 600 होगा एलसीएम। 150 से भाग देंगे 4 बार जाएंगे, 4 से 7 को गुणा करेंगे 28 आ जाएगा, प्लस 40 से भाग देंगे कितनी बार जाएंगे, 15 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे, 15 बार जाएंगे, ठीक है। तो 15 बार जाएंगे तो 15 या 45 ऊपर आ जाएगा। 28 और 45 कितना, 8 5 13, 4 2 6, 1 7, 73/600 दिन। ये 73/600 काम कर पाते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। तो पूरा काम खत्म करेंगे 600/73 दिन में। कितने, पूरा काम करेंगे, अतः दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे, दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे, कितने दिनों में भाई, 600/73 दिन में। 600/73 मतलब कितना आएगा, भाग देकर देख लेते हैं ना। 600/73 मतलब हो जाता है, आप क्या करोगे, 8 से 56 और 9 से 63, यानी 8 बार जाएंगे, 73 से भाग देंगे तो 73 से भाग देंगे तो 8 बार जाएंगे, 8 से 24 के 4 और 7 56 और 2 58, यानी 584 घट जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 16, यानी 8 सही 16/73 काम दिन लगेंगे। 8 सही 16/73 ये आंसर आएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसको सॉल्व किया गया तो क्या आ गया, 8 सही 16/73, ठीक है। ये आंसर आ रहा है, इतने दिन लगेंगे। क्या भाई, इतने दिन लगेंगे पूरा काम करने में दोनों को मिलकर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, 8 सही 16/73? सॉरी 73 नहीं होता है वहां पे, 8 से 1/4 ही आएगा। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग किया है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहां पे, यहाँ पे 7/10 भाग काम करता है वो 15 दिन में, तो एक भाग करेगा वो 10 × 15 150/7, सही है। अभी क्या करेंगे, बी शेष काम 4 दिन में करता है, यही तो स्टेटमेंट में था। बी जो शेष काम है वो 4 दिनों में करता है, शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन, बी की सहायता से वो 4 दिनों में पूरा करता है, यानी जो बचा हुआ काम है वो बी मिलकर, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तब 4 दिन में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। चलिए स्टेटमेंट के वाइज फिर से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। यस बेटा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें क्या दिया गया था, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है, लेकिन जब उसके साथ बी भी आ जाता है 15 दिन बाद, तो वो उस काम को, बचा हुआ काम जो है 4 दिन में दोनों मिलकर पूरा करते हैं, जबकि मैंने बी को ही केवल ट्रीट किया था, इस वजह से यहाँ पे कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ। चलिए इसको हम फिर से करते हैं, ओके। इसमें करना क्या था भाई, ए उस काम को 7/10 भाग को 15 दिन में अकेले करता, और जो बचा हुआ काम है वो दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 7/10 भाग काम तो सही था, 7/10 काम करते हैं, ए करता है बराबर कितने दिन में, ए करता है 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में, यानी 15 दिन लगते हैं। शेष काम दोनों मिलकर करते हैं, यानी ए शेष काम क्या होगा, 3/10 काम, 3/10 काम शेष काम, 3/10 शेष काम दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर ए और बी, दोनों मिलकर ए प्लस बी करते हैं बराबर कितने दिनों में भाई,
4 दिनों में, यहाँ पे कह रहे हैं उनको 4 दिन लग जाते हैं, दोनों जब मिलकर काम को बचा हुआ काम करते हैं 4 दिन में। तो एक पूरा काम करेंगे, एक काम की बात करें दोनों मिलकर करेंगे, एक पूरा काम करेंगे 4 गुणे 10, यानी एक काम दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो 4 गुणे 10, ये जाके 10 से गुणा हो जाएगा और 3 से भाग हो जाएगा। 4 गुणे 10 बटे में 3, इतने दिन लग जाएंगे दोनों जब मिलकर पूरा काम करेंगे। एक पूरा काम अगर दे दिया जाता 40 बटे 3, यानी 40 बटे 3 का मतलब 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, सॉरी 13 3 39 बटे में, सही 13 सही 1 बटे 3, यही तो आएगा 13 सही 1 बटे 3। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? 13 सही 1 बटे 3, हाँ ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी था, थोड़ा सा मैं इसको ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत लेंदी हो गया था। ठीक है, 13 सही 1 बटे 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपका काम ये क्लियर है। 7 बटे 10 काम को ए करता है 15 दिन में, तो बचा हुआ शेष काम एक जो दोनों मिलकर करते हैं, यानी 3 बटे 10 काम बचा हुआ है वो 4 दिन में करते हैं, तो एक दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे 4 गुणे 10 बटे में 3, यानी इस तरह से 40 बटे 3 आता है। 13 सही 1 बटे 3 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने 57 डिस्कस किया था, सॉरी हाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। किसकी? सॉरी 58 की। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। विकर्ण की लंबाई दी गई है, हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई के बराबर क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। किसी वर्ग है, वर्ग मतलब यहाँ पे देखो ये कोई वर्ग है मान लेते हैं, और इसमें क्या है, इसका विकर्ण ये है, सॉरी ये इसका विकर्ण है भाई, विकर्ण है। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5.2 मीटर। अब सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हमें इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण पता है, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हम यहाँ पे भी साइड नहीं पता, पहले साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइड। हम जानते हैं जो वर्ग की भुजाएं होती है वो बराबर होती है, समान भुजाएं होती है। मान लेते हैं ए और ए होगा, और ये ए और ए किसके मिला के, ये ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग किसके बराबर होगा, इस विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर किसके कर देंगे, 5.2 का स्क्वायर। भाई ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। यहाँ पे ये वर्ग हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर कितना, 5.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 के 4 ही लिखेंगे भाई, 5 दूनी 10 दूना 20, 20 के 0 लिख देंगे और 5 25 और 2 27, यानी 27.04 आ जाएगा 2a स्क्वायर। करके चेक करना। अब यहाँ से 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 27.04 को, तो यहाँ से 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 13.52 आ जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 13.52। और यही क्या है, ये ए स्क्वायर क्या है भाई, ये स्क्वायर ये इस वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है, यानी भुजा गुणे भुजा होता है, ए गुणे ए होता है। तो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना है, 13.52। बस आंसर हो गया 13.52, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट इज, सॉरी अभी अब लास्ट पॉइंट नहीं, 59 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करके शो करना है। तो जनरल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो हो जाएगा। इसमें करना क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कहने का मतलब ये है
एक चीज है, आप देख पा रहे हो इसमें कुछ ना कुछ सारे टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। आप चाहो तो कॉमन करके कर लो या आप डायरेक्ट कर लो। देखो यहां से अगर आप कॉमन करना चाहते हो सर 2, ठीक है, आप जनरली सॉल्व कर लो। 1 2 जा 2, ऐसे ही करके प्लस कर लेंगे, ठीक है। 1 2 जा भाई कितना होता है 2। चलिए यहाँ पे ही हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 11। चलिए सबको कर लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, गुणा कर लिया इसका इसका। अब इसका इसका करेंगे 2 3 6 प्लस का 6। चलिए तीसरे की बात कर लें 3 चौक 12 प्लस चौथे की बात कर लें 4 5 20 प्लस पांचवे की बात कर लें 6 5 30 प्लस 6 7 42 प्लस क्या करना है 7 8 56। इसकी और इसकी बात होगी ना। अब इसकी बात कर लें 9 72 प्लस 72 के बाद क्या आ गया भाई 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90, फिर 10 और 11 का गुणा करेंगे तो 110। आप क्या करना है जोड़ना है। चलो जोड़ते हैं 190 और 110 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 और 110 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। इतना मिलाकर 200 प्लस 72 272, ठीक है। और क्या करना है भाई 272। चलिए इसको 272 इतना हो गया, इतने को जोड़ा गया 272, यानी इसमें प्लस कर देंगे तो प्लस 72 तो 272 आ गया। चलो इसको और बाद में जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं 6 2 8 8 12 20 20 40 30 70 70 और 42 कितना भाई 112 112 और 56 कितना 112 और 56 168, यानी 272 में 168 और जोड़ देते हैं। क्या आता है 8 2 10 के 0 7 6 13 1 14 के 0 सॉरी 14 के 4 एक हासिल आएगा, एक हाथ आएगा 2 1 3 1 4। क्या ऐसा कोई आंसर है 440? हाँ ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सी। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था, थोड़ा केयरफुली करना था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आप डरे, ठीक है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 60 की। संख्या 98 75 यानी कि 9875 के निकटतम सैकड़े का मान है। इसको हमें क्या करना है जो 9875 दिया गया है 9875, इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू द 100th प्लेस, निकटतम सैकड़े पे करना है। तो 100th प्लेस पे करने के लिए हम 10th प्लेस की वैल्यू चेक करते हैं। आपको पता है ना जब भी राउंड ऑफ करना होता है तो जिस प्लेस को राउंड ऑफ करना हो उसके बिफोर प्लेस को चेक करते हैं। यहाँ पे बिफोर प्लेस की बात करें तो 7 है। 7 क्या है भाई मोर देन 5 है। 7 जो आपका 9875 है, ये इसमें जो 7 है किससे 5 से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा होने के कारण ये अपने फॉरवर्डेड नंबर में 1 इंक्रीज कर देगा। इसको जब 0 किया जाएगा राउंड ऑफ करके तो इसमें 1 बढ़ जाएगा। 9 8 से क्या हो जाएगा 9 9 9 9 0 0। आप ऐसे नहीं सुन पाते तो ऐसा समझो 98 75 यानी 9875 किसके ज्यादा करीब है 98 से तो करीब है ज्यादा या 99 से भी ज्यादा करीब है। भाई 99 से तो ज्यादा करीब है, सैकड़े में देखा जाए तो 99 100 के ज्यादा करीब है। इसका मतलब इसका आंसर 99 100 होगा। 9900 राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 7 था 5 से ज्यादा था, 5 से कम होता तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये 8 का 8 ही रहता, लेकिन 5 से ज्यादा होने के कारण ये 8 से 9 हो जाएगा, ये 1 इसमें बढ़ जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसमें जितने भी आपके 20 क्वेश्चन इस मैथ पोर्शन के थे 1 by 1 करके डिस्कस किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टूडेंट अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप हमारे बेल आइकन को और हमारे लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट